एक धूप भरा दिन है और डॉल्फिन्स का एक ग्रुप उत्तरी पैसिफिक महासागर में पानी की सतह के पास खुशी से खेल रहा है। वो काफी खुश है और तभी अचानक सतह पर पानी की एक लहर उठती है। लहर तेज होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे या तो कोई सुनामी आने वाली है या किसी तरह का अंडर वाटर वोल्केनो विस्फोट होने वाला है। उनके इंस्टिंक्ट कहते हैं कि उन्हें वहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि सबसे महफूज रास्ता कौन सा है। अचानक एक तेज दहाड़ हवा में गूंजती है। पानी बाहर की तरफ फूटता है जैसे कोई बड़ी वेल सतह पर आ रही हो। हेलो माँ, रुकिए, ये वेल नहीं है, ये इच्थ्योसार है, ट्राइसिक काल का एक बड़ा समुद्री ड्रैगन जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर। ये 17 मीटर लंबा है और इसका वजन 45 टन है। ये डॉल्फिन से काफी मिलता जुलता है, लेकिन ये डॉल्फिन का रिश्तेदार नहीं है। डॉल्फिन वापस पानी के नीचे चली जाती हैं। खुशकिस्मती से इच्थ्योसौर को उन्हें अपना लंच बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो बस खेल ही है। ये खास स्पीशीज समुद्री मोल्स्क, छोटी मछली और स्क्विड खाना ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन इसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया तो ये अपने बड़े पंखों और लंबी ईल जैसी पूंछ के साथ शानदार ढंग से तैरते हुए सतह के नीचे गायब हो जाता है। कभी ये भी जमीन पर रहा करता था, लेकिन मॉडर्न टाइम व्हेल और डॉल्फिन समेत दूसरे प्री हिस्टोरिक लैंड रेप्टाइल्स की तरह ये भी वापस समुद्र में लौट आया और लाखों सालों तक इवॉल्व हुआ। इसके लिम्स फ्लिपर्स में बदल गए। कुछ स्पीशीज के फ्लिपर्स या फॉलगैस पर डिजिट होते थे। वे लगभग इंसानी हाथों की तरह दिखते थे। हेलो, कैसे हो? उनमें से कुछ के पास एक डॉर्सल फिन होता था। उसके सिर नुकीले थे और उनके जबड़ों में छोटे शिकार को पकड़ने के लिए कॉनिकल दांत होते थे। उनकी आंखें बड़ी थीं, जिनका इस्तेमाल शायद गहरे पानी में देखने के लिए किया जाता था। उनका टेल फिन एक शक्तिशाली स्ट्रोक के लिए बनाया गया था। कुछ दूसरे समुद्री जानवरों की तरह वे हवा में सांस ले सकते थे और उनका खून गर्म था। वे आज के समुद्री जीवों की तरह स्लीक और सुंदर थे। अचानक एक अंडर वाटर टाइम वॉर्टेक्स खुल जाता है और किसी अंडर वाटर ब्लैक होल की तरह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को सोखने लगता है। इच्थ्योसार इसके अंदर गायब हो जाता है। ये छटपटाता है, लेकिन इसके अंदर खिंचता चला जाता है और वापस अपने पास्ट में चला जाता है। जल्द ही ये लगभग 247 मिलियन साल पहले शुरुआती डायनासोर युग के दौरान ट्राइसिक काल में पहुंच जाता है। ये अपने जैसे दूसरे जानवरों के साथ तैरता है। ये झुंड या हंटिंग ग्रुप्स में रहते थे। फिर भी ये दुनिया भर में अलग अलग तरह से इवॉल्व हुए, जैसे कि मिक्सोसॉरस। आइए जानते हैं कि ये आखिरकार इंसानी हाथों तक कैसे पहुंचा। इवोल्यूशनरी टाइम्स में इच्थ्योसार बहुत लंबे समय तक, लाखों सालों तक जिए, लेकिन वो कैसे गायब हुए? इसमें कई कॉम्प्लेक्स फैक्टर शामिल हैं। आसान शब्दों में कहें तो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से छोटे फूड ग्रुप्स और ज्यादा ब्रूटल प्रेडेटरी ग्रुप्स में गिरावट आई। कुछ मछलियां इवॉल्व होकर इतनी तेज हो गईं कि वो इच्थ्योसार के हाथ नहीं आती थीं। तो हम अपने इस बेचारे दोस्त को यहीं छोड़ देंगे। ये अपने लिए काफी खाना नहीं ढूंढ पाएगा और कड़े मुकाबले में हार जाएगा। ये भूखा, थका हुआ और कमजोर है। ये लहरों के साथ बह जाता है और आखिरकार खुद को समुद्र तल पर आराम करता हुआ पाता है। लाखों साल बीत गए। ट्राइसिक और जुरासिक युग के दौरान समुद्र का स्तर धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे रेगिस्तान के बड़े इलाके सामने आते हैं। जिस इलाके पर हम फोकस कर रहे हैं वो नेवादा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में मौजूद है। क्रूटेशियस काल के दौरान एक वोल्केनिक आइलैंड चेन बनी। जियोलॉजिकल उथल पुथल जारी है, जिससे समुद्र तल मॉडर्न माउंटेन्स में बदल गए। चट्टान में एम्बेडेड, जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, न सिर्फ एंशिएंट वर्टिब्रेट बल्कि ज्यादा मॉडर्न क्रिएचर्स जैसे कि मैमथ और बड़े स्लॉथ वाइल्ड लाइफ का क्या शानदार प्रदर्शन होगा। लेकिन हम आज यहाँ उन पर बात नहीं करेंगे। आइए जानें कि हमारे दोस्त के साथ क्या हुआ। टाइम में आगे बढ़ते हैं और 1998 तक पहुंचते हैं। वो जगह नॉर्थ वेस्टर्न नेवादा का अगस्ता माउंटेन था, या खास तौर पर बोले तो एक जगह थी जिसे फॉसिल हिल कहा जाता था। चट्टान से कुछ वर्टिब्रेट बाहर झांक रहे थे। रिसर्चर्स बता रहे थे ये जिस भी क्रीचर का था वह काफी बड़ा था। ये साफ नजर आ रहा था। ये रॉक में इतना एम्बेडेड और कॉम्प्लेक्स था कि खुदाई में कई साल लग गए। सितंबर 2011 में एक्सकेवेटर्स को इस बीस्ट की काफी अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड स्कल, फोरलिम्स और छाती के हिस्से मिले। आखिरकार 2015 में इस बड़े इच्थ्योसार को पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया।
बचे हुए फॉसिल्स में एक आदमी जितने बड़े आकार के स्कल, एक कांधा और एक फ्लिपर जैसे अपेंडेज थे। फिर भी इसे दूसरी जगह ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। टीम ने इस नई स्पीशीज का नाम सिम्बोस्पोडियलस यंगोरम रखा। सिम्बोस्पोडियलस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है रीढ़ की हड्डी, लेकिन हम इसे इच्थियोसार स्पाइनी कहेंगे क्योंकि इसका एक नाम रखा जाना चाहिए। साफ साफ कहें तो ये प्रोनाउंस करने में आसान है। स्पाइनी को लॉस एंजलिस में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में ले जाया गया और फिर जर्मनी में बॉन यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। ये स्टडी मेंज यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में वर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजिस्ट मार्टिन सैंडर और उनके साथियों ने की थी। ये एक अनूठी और पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइंग खोज थी क्योंकि ये समुद्री रेप्टाइल अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा जानवर था। मार्टिन सैंडर ने कहा, जहाँ तक हम जानते हैं ये पृथ्वी पर रहने वाला अब तक का पहला जायंट क्रिएचर भी था। आप स्पाइनी को अपने समय का अंडर वाटर टीरेक्स मान सकते हैं। ये काफी रिमार्केबल भी है क्योंकि इसका टाइप एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद केवल 3 से 5 मिलियन साल तक जिंदा रहा, जिसे ग्रेट डाइंग के रूप में जाना जाता है। ये लगभग 252 मिलियन साल पहले हुआ था। इसने दुनिया के लगभग 90% लाइफ फॉर्म्स को धरती के नक्शे से मिटा दिया था। इसकी वजह क्या थी? इसका शॉर्ट वर्जन एलिवेटेड टेम्परेचर और समुद्रों में एसिडिफिकेशन में बढ़ोतरी। जब फूड चेन का एक हिस्सा एक्सटिंग्विश हो जाता है तो इससे डोमिनोज इफेक्ट होता है। जैसा कि आप सोच सकते हैं, जल्द ही खाने के लिए बहुत कम खाना बचता है और ऐसे में सबसे ताकतवर ही जिंदा रह पाता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का भी हाई लेवल था। थ्योरीज के मुताबिक साइबेरिया में ऐसा होने की वजह साइबेरिया का बड़ा वोल्केनिक इरप्शन था। ये पिछले 500 मिलियन सालों में सबसे बड़ा वोल्केनिक इरप्शन था। ये इरप्शन 2 मिलियन सालों तक चला। साइबेरिया के एक बड़े इलाके में काफी सारा बेसाल्टिक लावा फैल गया। आज भी साइट लगभग 3 मिलियन स्क्वायर मील बेसाल्टिक चट्टान से ढकी हुई है। दूसरी थ्योरी कहती है कि इस ग्रेट डाइंग की वजह कोई वोल्केनो नहीं बल्कि एक एस्ट्रॉइड है। किसी भी मामले में इम्पैक्ट वही था। पृथ्वी की समुद्री स्पीशीज का 81% और लैंड बेस्ड वर्टिब्रे का 70% गायब हो गया। कई मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स हुए, लेकिन ग्रेट डाइंग की तुलना में स्पाइनी का आकार और अस्तित्व एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। स्पीशीज को ठीक होने और इस आकार तक रिकवर होने में आमतौर पर 90 लाख साल लगते हैं, लेकिन ये इससे आधे से भी कम समय में वापस वजूद में आ गया। सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर्स ने उस इलाके में चलने वाले संभावित फूड वेब की जांच की, जिसे अब फॉसिल हिल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अवेलेबल डेटा से एंशिएंट एनवायरनमेंट को रिक्रिएट किया और ये पाया कि मरीन फूड वेब्स ने इच्थियोसार जैसे बड़े क्रिएचर्स को सपोर्ट किया होगा। थ्योरी ये है कि हमारे स्पाइनी ने रिच डाइट और अलग अलग तरह के समुद्री मोलस्क पर फीड किया, जिसे अमोनॉइड्स कहा जाता है, जो ग्रेट डाइंग के 10 से 30 लाख सालों तक फला फूला, जिसके बाद एक्सटिंक्ट हो रहे अमोनियो ने मास एक्सटिंक्शन के बाद इकोलॉजिकल वॉइड को भर दिया, जिससे उनके पास बिना किसी दखल अंदाजी के बहुत ज्यादा शिकार के बिना रहने की शानदार कंडीशंस थी। इच्थियोसार भी तेजी से इवॉल्व हुए, जैसा कि वो दुनिया के महासागरों को आबाद करने वाले पहले ज्यादा बड़े क्रिएचर्स थे। जिन मोलस्क को वो खाते थे उनके लिए भी कंपटीशन कम था। स्पाइनी के पास काफी फूड सप्लाई थी, तो वो इस तरह खाता था जैसे कभी कल नहीं होगा। व्हेल के उलट, जो प्लैंकटन जैसे फूड्स की वजह से बड़ी हुई, स्पाइनी और उसकी साथी स्पीशीज अमोनियो पर बड़ी हुई और उन्हें इससे बहुत कम समय लगा। बच्चों के लिए अच्छा खाना खाने के लिए ये एक अच्छा मैसेज है। रोमांचक बात ये है कि इन नतीजों के मुताबिक समुद्री इकोसिस्टम, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर या वाटर कंडीशन जैसे ड्रामेटिक बदलावों पर बिल्डअप और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उनके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ इच्थियोसार और व्हेल्स में सिमिलैरिटीज होती हैं। इन दोनों का आकार बड़ा होता है और उनमें प्रोमिनेंट दांतों की कमी होती है। स्पर्म व्हेल बड़े स्क्विड का शिकार करने के लिए गहरी डुबकी लगाती हैं। स्पाइनी भी इसी तरह शिकार करता है। ये पानी से खाने को निकालने के लिए एक तरह के फिल्टर फीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। हमारे दोस्त ने मछली और स्क्विड और कभी-कभी छोटे इच्थियोसार खाए हैं। आउच! दूसरे इच्थियोसार फॉर्म्स में एक बड़ी छिपकली की तरह खोपड़ी के साथ बहुत सारे दांत थे। उनके तेज नुकीले दांत थे। इच्थियोसार लगभग पूरे डायनासोर युग के दौरान पुराने महासागरों में तैरते रहे।
इच्थ्योसार के फॉसिल इंग्लैंड, नॉर्वे, जापान, जर्मनी, कोलंबिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई और देशों में पाए गए हैं। वे अपने समय के अंडर वाटर प्लैनेट रूलर्स थे। 250 मिलियन साल पहले हम सोच सकते हैं कि स्पाइनी के पास बेहतर आउटकम होंगे। सूरज डूबने के बाद उसने अपना सर पानी से बाहर निकालकर प्राचीन आसमान के सुंदर नजारे देखे होंगे। वह एक पल के लिए रुका होगा और फिर पानी में डुबकी लगाकर अपने दोस्तों के पास चला गया होगा, अपने साथियों के साथ खुशी से तैर रहा होगा और ट्रायसिक महासागर के गहरे नीले रंग में फूड और एडवेंचर की तलाश कर रहा होगा।